गुड मॉर्निंग। मैं सी कार्तिक अग्रवाल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 299 एप्लीकेबल होता है जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर मिलकर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तब ऐसे 299 एप्लीकेबल होता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। फिर क्या करता है ऐसे 299 कुछ प्रिंसिपल्स बताता है, कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन बताता है इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, जिस तरीके से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसे 200 के अकॉर्डिंग अचीव हो पाए, राइट। फिर हम देखते हैं ऐसे 299 का ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे 299 सबसे पहले तो क्या करता है, कुछ प्रिंसिपल्स बताता है, फिर बताता है यूनिफॉर्म अप्रोच टू कंडक्ट ऑडिट, फिर बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एरिया, आप किस तरीके से एरिया आइडेंटिफाई करोगे, और फिर बात करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। क्लियर। फिर अपन देखते हैं ऐसे 299 की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहली है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। मतलब स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप ऑडिट स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करोगे। क्लियर। और प्लानिंग में सारे ही पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जितने ऑडिटर्स अपॉइंट हैं सारे ऑडिटर्स और इंगेजमेंट टीम के जो की मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे प्लानिंग में। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है जॉइंटली। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, जॉइंट ऑडिट का प्लान डेवलप करना है। फिर ध्यान रखना, आपको प्लान बनाते हुए आप क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे। तो पहले तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे डिवीजन ऑफ एरिया। दूसरा आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई कॉमन एरिया। फिर आप चेक करोगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्लियर। फिर आप चेक करोगे सिग्निफिकेंट मैटर, जो एंगेजमेंट टीम के क्या है एफर्ट्स को डायरेक्ट करेंगे, उनके एफर्ट्स को अफेक्ट करेंगे। फिर ये बोलता है आप जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी थी एज पर ऐसे 220 हमने जो परफॉर्म करी थी, आप क्या करोगे, उसके रिजल्ट्स को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। एंड लास्ट वन आप चेक करोगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑडिट, राइट। सॉरी, ओके। फिर स्टैंडर्ड बोलता है आप प्लानिंग स्टेज पे, राइट, आप प्लानिंग स्टेज पे आप क्या करोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करोगे और असेस करोगे। आप जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है उसके लिए सभी है ना ऑडिटर क्या करेंगे, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। और जो स्पेसिफिक एरिया है उसके लिए वो पर्टिकुलर ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा, उसको कम्युनिकेट करेंगे और क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। उसको कम्युनिकेट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर ये बोलता है जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, आप क्या करोगे, इसी स्टेज पे आप डिसाइड कर लोगे। आप क्या करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे, राइट। आप क्या करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे और TCWG को भी आप कम्युनिकेट करोगे। क्लियर। अब एक बार सारा आपने काम कर दिया, ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप कर दी, ऑडिट प्लान डेवलप कर दिया, आपने वर्क आइडेंटिफाई कर दिया, एलोकेट कर दिया, तब आप क्या करोगे, एक आप डॉक्यूमेंट बनाओगे। क्या करोगे, एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसका नाम है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। क्लियर। ध्यान रखना, ये उसमें क्या होता है, अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमने क्या क्या वर्क ना एलोकेट किया, क्या क्या वर्क हमने एलोकेट नहीं किया जो कॉमन एरिया का है। क्लियर। ध्यान रखना, इसको सारे ही जॉइंट ऑडिटर साइन करेंगे और ये डॉक्यूमेंट अपन क्या करेंगे, TCWG के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है आपको क्या करना है, कॉमन एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करना है। फिर बात आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन कि सर किस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाएगी। तो स्टैंडर्ड बोलता है जो वर्क एलोकेट किया गया, राइट, एलोकेटेड वर्क के रिगार्डिंग वो पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। और ऐसा वर्क जो एलोकेट नहीं किया है, जो कॉमन वर्क है, वहां पे सारे ही ऑडिटर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर। फिर ये बोलता है कुछ केसेस दे रखे हैं, राइट, कुछ केसेस दे रखे हैं जहाँ पे सारे ही ऑडिटर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो पहला तो वही जो वर्क डिवाइड नहीं है, जो कॉमन एरिया का है, राइट। दूसरा ये बोलता है हमने जहाँ पे प्लानिंग में जहाँ पे हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया था, राइट, हमारा कॉमन डिसीजन था, वहाँ पे सारे ही ऑडिटर्स क्या होंगे, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। डिसीजन टेकन बाय ऑल रिगार्डिंग टू प्लानिंग। क्लियर। फिर ये बोलता है ऐसा कोई मैटर था जो दूसरे ऑडिटर को क्या किया गया, उसको कम्युनिकेट किया गया और वहां पे सबका क्या था, एग्रीमेंट। ध्यान रखना, एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट था तो फिर क्या होगा, सारे ही जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होंगे। फिर हम जो चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर लॉ एंड रेगुलेशन बने हैं या नहीं बने, तो ध्यान रखना ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे सारे ही जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होंगे। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AFRF के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF है या नहीं है, इसको चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी
रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान रखना सारे जॉइंट ऑडिटर की है, राइट। फिर ये बोलता है आपकी जो आप रिपोर्ट इशू कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसको चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ध्यान रखना सारे ही जॉइंट ऑडिटर्स की है। फिर ये बोलता है अगर कोई मैटर जॉइंट ऑडिटर के नॉलेज में आता है जो उसको लगता है रेलेवेंट हो सकता है दूसरे जॉइंट ऑडिटर के, राइट, जो उसको लगता है दूसरे ऑडिटर के काम का हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा, राइट। क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग, इन राइटिंग में उसको कम्युनिकेट करेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, राइट। फिर लास्ट में बात आती है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। लास्ट में क्या चीज आती है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। वहां पे क्या बोलता है स्टैंडर्ड्स के सर, पहले तो आपको क्या करना है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है। पहले तो आपको क्या करना है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है। पर अगर किसी मैटर या ओपिनियन पे आपका क्या है, डिसएग्रीमेंट, किसी मैटर या ओपिनियन पे आपका डिसएग्रीमेंट है, तो आप क्या करोगे, आप अपना ओपिनियन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करोगे। क्लियर, आप अपना ओपिनियन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करोगे। और ध्यान रखना अगर आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, राइट, अगर आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो तो उस केस में क्या होगी, दो ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगी, एक तो जो अदर जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं और एक जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो रही है। तो जो दोनों ही रिपोर्ट है ना, उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, एक अदर मैटर पैराग्राफ डालना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक अदर मैटर पैराग्राफ डालेंगे जिसमें अपन रेफरेंस देंगे दूसरी ऑडिट रिपोर्ट का, राइट। अपन क्या करेंगे, दूसरी ऑडिट रिपोर्ट का वहां पे रेफरेंस देंगे। फिर ये बोलता है द जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। क्लियर, फिर एक एजम्पशन बोलता है कि जॉइंट ऑडिटर ये एज्यूम कर सकता है कि दूसरे ऑडिटर ने अपना काम अप्रोप्रिएटली किया है। जॉइंट ऑडिटर को दूसरे ऑडिटर का वर्क रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट चीज, जो भी अगर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं, जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया है, उसको कम्युनिकेट किया है। क्लियर, लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन विद TCWG। अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है, ऑडिटर क्या कर रहा है, अगर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा है या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटरग्राफ डालने की सोच रहा है, राइट। पहला क्या है, अगर ऑडिटर अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की सोच रहा है या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ अगर अपनी रिपोर्ट में डालना चाह रहा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले TCWG को कम्युनिकेट करेगा। ये सेम चीज हमने SE 260 में भी देखी थी, राइट। ये सेम चीज हमने SE 260 में देखी थी। हमने बोला था अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंस है जो ऑडिटर्स के फॉर्म या कंटेंट ऑफ रिपोर्ट को अफेक्ट करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले TCWG को कम्युनिकेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज वापस रिपीट करी गई है। चलिए गाइस, SE 299 भी होता है पूरा। थैंक यू।